तो आज अपन सिर्फ लघु बीजाणु पढ़ेंगे और परागकण जो है मैं आपको थोड़ा सा मतलब, क्योंकि हम एंड यहीं पे करेंगे परागकण पे, लेकिन इसका डिटेल आज अपन बात नहीं कर पाएंगे। डिटेल अपन को कल की क्लास में ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ डायग्राम है, कुछ बेसिक चीजें हैं इसके बारे में। अब थोड़ा सा मैं आपको कल वाला रिवाइज करवा देती हूँ कि कल अपन ने देखा था कि जब अपन ने पराग कोश, जो कि जिसको अपन इंग्लिश में एंथर कहते हैं, उसको अपन ने टीएस काटा था। तो मैंने आपको कहा था टीएस का मतलब अनुप्रस्थ काट, जिसको अपन आड़ा काटते हैं। तो देखो यहां से अपन ने ये जो अपना एंथर है इसको इस तरीके से काटा, और जब काटा तो हमें कुछ ऐसी संरचना दिखाई देती है जिसको अपन ने कुछ इस तरीके से बनाया था, ये इस तरीके से बनाया था, ठीक है। और हमने कहा था कि इसमें चारों जगहों पे क्या होती है, लघु बीजाणु धानी होती है। क्या होती है, लघु बीजाणु धानी। यहां तक की बात अपन ने कल की क्लास में की थी। चारों मेम्ब्रेन्स के बारे में भी अपन ने पढ़ा था। अब मुझे आपको एक एनसीईआरटी का डायग्राम बताना है, तो वो डायग्राम देख लो जो कल की क्लास में मैं आपसे कह रही थी कि अपनी एनसीईआरटी में ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बना हुआ है। अब ये वाला तो आपको एज इट इज बनाना है, जैसा ये बना हुआ है, जैसे मैंने आपको कल की क्लास में समझाया था। कल की क्लास किसी ने देखी है तो आपको पता है, मैंने आपसे कहा था कि पूरा अपन डिटेल नहीं बनाए, तो अपन जो चार अपनी झिल्लियां हैं उनको यहाँ पे इस तरीके से दिखा सकते हैं। साइड में मैंने बना के भी बताया था, और फिर उसका छोटा सा पोर्शन अपन यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे कि अपन ने कल वाली क्लास में यहाँ पे इस तरीके से किया था, है ना। यहाँ पे अपन ने चारों मेम्ब्रेन्स बताई थी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो इतना सा पोर्शन अपन बता दे, पूरा ना बनाए। अगर अपने पास टाइम नहीं है, टाइम है तो आप पूरा बनाओ। जैसा यहाँ पे बस कोशिका है, चारों झिल्लियां भी, नाम एक जगह लिखना है। तो देखो एनसीईआरटी ने भी इस तरीके से दिया हुआ है, लेकिन आप ये वाला डायग्राम नहीं बनाएंगे। आप कल वाली क्लास का जो अपन ने ये वाला हिस्सा बनाया था उसको बनाएंगे। आप नोट्स भी देख सकते हैं, नोट्स में भी डायग्राम बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सारी कोशिकाएं एक जैसी बता दी है, जो कि सही नहीं है, ठीक है। और आपको जो मैंने कल वाली क्लास में डायग्राम बताया था, कल की क्लास में जो डायग्राम बताया था झिल्ली वाला, परतों वाला, वो वाला डायग्राम इससे कहीं गुना अच्छा है और बेटर है। और यहाँ पे तो सब कुछ एक जैसा दिख रहा है, बाकी चीज वही है। अगर किसी को लगता है कि मेरा डायग्राम टफ है, अब देखो थोड़ी सी मेहनत और एक्स्ट्रा काम से आप अगर एक्स्ट्रा नंबर ला सकते हो तो ये आपका फायदेमंद है। ये तो सारी दुनिया बनाने वाली है, और अगर आप वो वाला डायग्राम बनाओगे तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ, बच्चे को पता है कि सारी कोशिकाओं का शेप कैसा है, सारी कोशिकाएं कैसी है। एक और चीज, कुछ बच्चों ने, जैसे कि मैं क्लास के नीचे के कमेंट्स पढ़ रही हूँ, परसों वाली क्लास के भी पढ़े थे, कल वाली क्लास के भी पढ़े थे। कल एक बच्चे ने कमेंट लिखा है मुझे कि टेपिटम जो है वो सिक्रेटरी और अमीबॉइड होती है, ये आपने नहीं बताया। भाई पहले दिन से मैं ये बात कह रही हूँ कि कई बच्चे कंपटीशन एग्जाम या 12th में इसीलिए पीछे रह जाते हैं मेहनत करने के बाद भी, क्योंकि वो सिलेबस को छोड़ के एक्स्ट्रा चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं। देखो फोकस रखना है। टेपिटम के टाइप आपको हो सकता है कई बुक्स में टेपिटम के टाइप दिए हों, लेकिन ना तो वो आपके 12th बोर्ड के सिलेबस में है। मतलब कई पिछले आप कितने भी पेपर उठा के देख लो, 5 साल के पेपरों में आपको टेपिटम के टाइप कभी नहीं मिलेंगे, ना ही एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, बुक खोल के देख सकते हो। नीट में भी ये नहीं है, ये बीएससी लेवल का सवाल है, जो कि आपको गुमराह करने के लिए कई गाइड्स या बुक्स दे देती है, ठीक है। तो वो हम नहीं पढ़ेंगे, आप बोलेंगे तो भी नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये बात एक तो ध्यान रखनी है। टेपिटम के कार्य, अंतस्थिशियम के कार्य, ये आपको याद होने चाहिए, ये आ चुके हैं सबके सब। देखो कुछ चीजें एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैं बता देती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन जो चीजें आई भी नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं है, ना आने के चांसेस है, उसको बेवजह अपने दिमाग में भरने का कोई मतलब नहीं है। फोकस रहना है हमको, ठीक है। चलो अब ये वाला डायग्राम कौन सा है, ये परिपक्व वाला है, जो मैंने आपसे कहा था कि अपन कल की मतलब आज की क्लास में इसको बनाएंगे। तो ये मैं आपको बना के बताऊंगी। और ये कब वाली स्टेज है, जब हमारी लघु बीजाणु धानी से परागकण बन जाते हैं। मतलब कि क्या हो जाता है, लघु बीजाणु जनन हो जाता है। लघु बीजाणु जनन हो जाता है, तब उसको हम कहते हैं परिपक्व परागकोश, ठीक है। ये बात अपन ने कल की थी, बस उसी को अपन शुरू करने वाले हैं। तो जरा अपन वापस अपने उस पे आ जाते हैं। ये वाला डायग्राम भी हमने कल देखा था, इसकी भी बात करेंगे। ये अपरिपक्व है, ये देखो
आपको अगर बनाना है, आपकी एनसीईआरटी में अपरिपक्व का पूरा डायग्राम नहीं दे रखा है, ये दे रखा है, इसकी झिल्लियां दे दी, लेकिन अपरिपक्व का डायग्राम कहीं है ही नहीं। तो आपको ये वाला जो अपन ने कल की क्लास में बनाया था इस तरीके से, जिसमें आपको यहां भी कोशिकाएं बनानी पड़ेगी, यहां पे भी बनानी पड़ेगी, ये अपना क्या है, अपरिपक्व का है। और जैसे कि मैंने कहा कि ये क्वेश्चन आ चुका है तो आप इस पे ध्यान देंगे। मैंने आपसे कल की क्लास में भी कहा था कि ये 5 अंक का क्वेश्चन है, डायग्राम में, इंपॉर्टेंट डायग्राम के अंदर आएगा, परिपक्व वाला या अपरिपक्व, दोनों में से कोई एक आता है तो वो है, ये परिपक्व है जिसकी बात अपन आज फिर करने वाले हैं, और ये अपना स्फुटन वाला है, ठीक है, जो वो एनसीईआरटी में बना हुआ है। ये आपके एनसीईआरटी का रियल डायग्राम है जो स्फुटन है, ठीक है, डिस्पर्सन के बाद की अवस्था के बारे में बता रहा है, तो इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आज का अपना जो टॉपिक है उस पे चलते हैं, और वो है लघु बीजाणु जनन, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम। भाई आज थोड़ा सा टाइम टेबल लेट डला था, तो कई बच्चों को पता नहीं था कि आज क्लास है या नहीं, वो कमेंट लिख रहे थे आज क्लास नहीं है, आज क्लास नहीं है। तो थोड़ा सा अगर आपका कोई ग्रुप है तो उस पर शेयर कर दो ताकि उनको पता चल जाए कि क्लास है। वैसे तो मतलब नोटिसिफाई हो गया था यूट्यूब पे। अब लघु बीजाणु जनन क्या है, तो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा लिखनी है। परिभाषा क्या है भाई, जब भी आपका ये क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन किस में आएगा, 5 नंबर, 4 जिनके 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनके 4, जिनके 5 के आते हैं उनके 5, मतलब लॉन्ग वाले में आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और पीवाईक्यू तो रहा है ये, ठीक है, पीवाईक्यू तो है ही, इंपॉर्टेंट है। तो भाई परिभाषा क्या है इसकी, लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी में बीजाणु उत्तक, या अपन सीधा एक चीज लिख लेते हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अब ये क्या होती है मैं आपको बता दूंगी। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु चतुष्क, चतुष्क का मतलब क्या होता है, 4, ठीक है, चतुष्क का मतलब क्या होता है, 4, टेट्राड, यहां लिख रही हूं मैं, टेट्राड। लघु बीजाणु चतुष्क बनने की क्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है, लघु बीजाणु जनन कहलाती है। ये 1 नंबर में भी आया हुआ है क्वेश्चन, परिभाषा के फॉर्म में, या कहलाता है, ठीक है। देखो नाम से ही क्लियर है, लघु बीजाणु जनन का मतलब मैंने आपको बताया था, उत्पत्ति होना, उत्पन्न होना। तो भाई लघु बीजाणु का उत्पन्न होना क्या कहलाता है, लघु बीजाणु जनन। अब ये उत्पन्न कैसे होता है, हमारी लघु बीजाणु मात्र कोशिका से। लेकिन ये तो हमने परिभाषा लिखी है, इसमें बहुत कुछ डिटेलिंग है जो अपन बात करने वाले हैं। तो शुरू करें आज का अपना लेक्चर। अब थोड़ा सा मैं आपको कल की बात बता देती हूँ, वहीं से अपन लेके चलेंगे इस डायग्राम को। और जैसा कि मैं आपको कह रही हूं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें अब मैं सिर्फ बोलूंगी, तो आप उसको लाइन बना के लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। मैं बता दूंगी कैसे लिखना है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये अपनी क्या है आपको पता ही है, क्या है भाई ये, अब तो इसको पहचान ही गए होंगे। यहाँ पे कौन है हमारा, लघु बीजाणु धानी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये लघु बीजाणु धानी, ठीक। अब मैं इंग्लिश नहीं लिख रही हूं, माइक्रोस्पोरेंजियम। अब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हमने कहा था कि एक उत्तक पाया जाता है, एक कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जो हमने कुछ ऐसे बनाया था, है ना, और ये सब में है। अच्छा, एक और बात मेरी ध्यान से सुन ले, कल मैंने कहा था कि जो चीज हम एक में पढ़ रहे हैं वो सब में होती है। तो आज जो हम चीज पढ़ रहे हैं वो मैं आपको एक से बता रही हूं, लेकिन ये चारों में हो रहा है, ठीक है। ये बात कान, नाक, आंख जो भी आपके पास है उसको खोल के सुन लेना, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और डाउट यही आता है आपको।
जबकि मैं हर बार ये बोलती हूँ कि ये जो चीज मैं आपको बता रही हूँ ये चारों जगहों पे हो रही है, किसी एक जगह पे नहीं हो रही है। लेकिन हम 4 बार थोड़ी पढ़ेंगे, इतने भी नालायक तो है नहीं ना हम कि हमें इतना भी समझाना पड़े कि बच्चों चलो एक बार पढ़ते हैं, फिर दूसरे में फिर पढ़ते हैं, फिर तीसरे में फिर पढ़ते हैं। तो ये चारों में हो रही है। एक और चीज कि हम ये जो चीजें पढ़ेंगे, अभी हम यहाँ पे बहुत सारे डायग्राम बनाने वाले हैं, तो हम इसको बाहर निकाल के पढ़ेंगे, लेकिन हमारी समझ में ये बात होनी चाहिए कि ये सारी चीजें यहीं पे हो रही है, इसके अंदर हो रही है। लेकिन हम इसके अंदर ज्यादा गंदगी नहीं मचा सकते ना, इसके अंदर क्या क्या बनाएंगे, बेचारा एक जीव है, एक चीज है, उसके अंदर क्या क्या बनाएंगे, तो हम उस चीज को बाहर निकाल के बना देते हैं। लेकिन ये सब हो कहाँ रहा है, यहीं पे इन चारों लघु बीजाणुधानी के अंदर हो रहा है। ठीक है, ये 2 बातें मेन पॉइंट आपको ध्यान में होने चाहिए। अब देखो, जैसे बोलते हैं वैसे ही लिखना है, डायग्राम याद है तो सब कुछ लिख सकते हो आप। सबसे पहले क्या होता है, हमने कहा था कि इसमें जो उत्तक होता है, कोशिकाओं का समूह होता है, उसको क्या बोलते हैं, बीजाणु जन उत्तक। कल की क्लास में ये बात बताई थी। इंग्लिश में क्या कहा था इसको, स्पोरोजीनस टिश्यू। ठीक है, तो अपना ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, एक समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, समसूत्री विभाजन। लिखना भी ऐसे ही है, क्या लिखोगे कि लघु बीजाणुधानी में उपस्थित, देखो मैं लाइनें बोल रही हूं, आपको ऐसी ही लिखनी है लाइनें। भाई पैराग्राफ कैसे लिखोगे, ये तो डायग्राम है, इसको थ्योरी में भी तो लिखना पड़ेगा। लघु बीजाणुधानी में उपस्थित बीजाणुजन उत्तक में समसूत्री विभाजन के द्वारा नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। नई कोशिका की उत्पत्ति होती है, प्लस संख्या में भी वृद्धि होती है, मतलब कि संख्या भी बढ़ेगी, संख्या में भी वृद्धि होती है। ठीक है, इनकी संख्या में वृद्धि होगी, प्लस इनमें समसूत्री विभाजन होगा। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपको बता रही हूं, जो कल से बता रही हूं कि भाई हमने कहा था कि जब तक हम अर्धसूत्री विभाजन नहीं बोलेंगे, कोशिका की हर कोशिका कैसी होती है, द्विगुणित होती है, डिप्लॉइड होती है। इसका मतलब ये हमारा बीजाणुजन उत्तक कैसा है, डिप्लॉइड है। कैसा है, द्विगुणित है। अभी तक द्विगुणित ही चल रहा है। ठीक है, द्विगुणित है, इसकी हर कोशिका द्विगुणित है, चाहे बीजाणुजन उत्तक ले लो, चाहे वो झिल्ली ले लो, चाहे परते ले लो, सब द्विगुणित है। ठीक है, उसमें समसूत्री विभाजन किया और हमने कुछ नई कोशिकाएं बनाई। तो चलो ये नई जो कोशिका है वो यहीं पे बनेगी, तो कुछ को मैं पीला कर देती हूँ, ये नई कोशिकाएं बन गई। यहाँ पे भी बनी होगी, यहाँ पे भी बनी होगी, सब जगह बनी होगी। ये जो कोशिका बनी है, जिसको अब मैंने बाहर निकाल लिया है, क्योंकि हम अब यहाँ पे सब कुछ नहीं बना सकते, तो मैंने उस वाली कोशिका को इधर निकाल के एक कोशिका को आपको बता दिया है। लेकिन ये सारी कोशिकाएं यहां पे उपस्थित हर एक कोशिका ऐसी ही है वृद्धि के बाद। ठीक है, पहले तो बीजाणुजन उत्तक था, बीजाणुजन उत्तक में वृद्धि हुई, संख्या में वृद्धि हुई, और अब कुछ नई प्रकार की कोशिकाएं हमको दिखाई देने लगी। इन कोशिकाओं को हम कहते हैं PMC या MMC। इनकी फुल फॉर्म क्या है, मैं नीचे लिख रही हूं, इस पे फुल फॉर्म पे ध्यान दे क्योंकि ये छोटे छोटे ही चलता रहेगा। पोलन ग्रेन मदर सेल, पोलन ग्रेन मदर सेल। MMC का क्या मतलब है, माइक्रो स्पोर मदर सेल। फुल फॉर्म आ गई, पोलन ग्रेन मदर सेल। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये PMC। हिंदी बता रही हूं, इनका हिंदी भी है, हिंदी यहां पे लिख लो। इसका हिंदी है परागकण मात्र कोशिका। अब जिन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास पढ़ी है मुझसे, उनको पता है कि मात्र का मतलब मम्मी नहीं होता है हमेशा। मात्र का मतलब ऐसी कोशिका है जो आगे जाके किसी को जन्म दे रही है। ये परागकण को जन्म देगी।
ये पराग कण को जन्म देगी, इसीलिए इसको पराग कण मात्र कोशिका। इसी से पोलन ग्रेन बनना है अपना आगे जाके भविष्य में, और इसी से लघु बीजाणु भी बनना है ना। पराग कण से पहले क्या बनता है? लघु बीजाणु। वो सीरीज ध्यान है ना आपको, मैंने कहा है उसको याद रखना है। तो भाई पराग कण बनने से पहले एक और चीज बनती है जिसको अपन कहते हैं लघु बीजाणु। तो भाई इसको हम ये भी तो कह सकते हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका कह सकते हैं ना। भाई परागकण अकेला थोड़ी बना है, उससे पहले लघु बीजाणु बनेगा, तो उसने कहा इसको लघु बीजाणु मात्र कोशिका भी कह सकते हो और इसको परागकण मात्र कोशिका भी कह सकते हो। ये दोनों चीजें आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए कि इसी को पीएमसी कहते हैं, इसी को एमएमसी कहते हैं। तो ये पीएमसी या एमएमसी होती है, ठीक है, ये द्विगुणित है, मतलब इसमें गुणसूत्रों की संख्या वही है जो स्पोरोजेनस टिश्यू में थी। अब इसी कोशिका में नीचे जाकर क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन 1, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अब आपको पता है कि अर्धसूत्री विभाजन 2 स्टेप में होता है, पता है या नहीं पता है? जिसने मियोसिस पढ़ा हुआ है उसको पता है कि मियोसिस 2 स्टेप में होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2, ठीक है। तो अभी अपन कर रहे हैं मियोसिस 1। जनरल हम लिख देते हैं अर्धसूत्री विभाजन, लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल बता रही हूं ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं यहां से, इसलिए। तो भाई अभी मैंने यहां पे लिख दिया मियोसिस 1, पहला मियोसिस हुआ है ये, ठीक है। पहला मियोसिस होते ही इससे 2 कोशिकाएं बनेंगी, इससे 2 बन रही है, मतलब यहां पे जितनी भी है, यहां पे 100 है तो 100 से 2 कोशिकाएं बनेगी, 200, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना कि हमने तो यहाँ एक ही ली है, ऐसी तो बहुत सारी है ना, यहाँ पे कितनी है वो हमको नहीं पता, सब में अलग अलग होती है, 100 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, 400 भी, 1000 भी, कितनी भी हो सकती है, पर हमने कहा एक से कितनी बनी? 2 बनी। तो इसमें अब ये कैसी हो गई है? अब ये अगुणित हो गई है, क्योंकि अपना अर्धसूत्री विभाजन 1 हो चुका है, और अर्धसूत्री विभाजन 1 में ही गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। यही हमारा रिडक्शन डिवीजन होता है, इसको रिडक्शन डिवीजन कहते हैं ना। बेसिक कॉन्सेप्ट वाले बच्चे इसी को रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, क्योंकि यहीं पे आधी हो गई है, अब आधी नहीं होगी, ठीक है। तो ये 2 कोशिकाएं बन गई, इनको क्या कहते हैं? ये जो 2 कोशिकाएं हैं इनको अभी अपन ज्यादा कुछ नहीं कह के अपन सीधा नॉर्मल रखते हैं, क्योंकि अपन टुकड़ों में बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ? इन कोशिकाओं से मियोसिस 2 होगा, मतलब इसमें भी मियोसिस 2 होगा और इसमें भी मियोसिस 2 होगा, दोनों में साथ साथ होगा ना। तो इसमें भी मियोसिस 2, M2 का मतलब मियोसिस 2, अर्धसूत्री विभाजन 2। और आपको पता है कि अर्धसूत्री विभाजन 2 तो कैसा होता है? समसूत्री जैसा होता है। यहाँ पे तो गुणसूत्र जैसे थे वैसे ही रहते हैं। तो अब इन दोनों कोशिकाओं के विभाजन की वजह से 4 कोशिकाएं बनेंगी। कैसे? 2 यहां पे, 2 यहां पे, है ना। इससे भी 2 बनी, इससे भी 2 बनी, तो टोटल कितनी बनी? 4। लेकिन यहां पे एक चीज है जो आपको ध्यान में देनी है कि जब ये 4 कोशिकाएं बनती हैं तो ये ऐसे अलग अलग नहीं बनती है, ये क्या होती है? मिल के एक चतुष्क बना लेती है, ऐसा, जिसको मैंने आपको कल बताया था। आपको 3 कोशिकाएं दिख रही हैं, कौन सी 3 कोशिकाएं? देखो, ये चारों मिल गई, चिपक गई एक दूसरे से। किससे चिपकी हुई है ये? कैलोज से। कल की क्लास में मैंने आपको कैलोज बताया था, जो एंडोथीशियम निकालती है ना, उस कैलोज की वजह से ये चारों चिपक जाती है। अब ये चिपकती ऐसे है कि आगे से अगर आप देखोगे तो 3 ही दिखेगी, एक है ना, देखो ये 1, ये 2 और ये 3, एक पीछे, इसलिए हमको दिखती नहीं है। इसको अपन कहते हैं लघु बीजाणु चतुष्क, लघु बीजाणु चतुष्क। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? माइक्रो स्पोर टेट्राड, और खाली टेट्राड बोलना चाहते हो तो भी बोल सकते हो। ये बन गया अपना, इसको बोलते हैं लघु बीजाणु चतुष्क। इसको आप बोल सकते हो लघु बीजाणु बोलना चाहो, ये लिख देती हूं मैं इसको, लघु बीजाणु। लेकिन ये अलग नहीं रहता है, ये चिपक जाते हैं आपस में इस तरीके से, और आपको भी ऐसे ही बनाने हैं, चिपका के, अलग नहीं बनाएंगे आप, ठीक है। यही सही तरीका है इसको बनाने का।
तो आप लघु बीजाणु चतुष्क बनाएंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसी से हमारा परागकण बनेगा, अभी परागकण बना नहीं है, ठीक है। इसी में आगे कुछ चेंजेस होते हैं, इसी में आगे कुछ चेंज होगा, परिवर्तन होगा और क्या बनेगा, परागकण बनेगा। परागकण कैसा दिखता है मैं यहाँ पे बना रही हूं, लेकिन अभी आपको डिटेल नहीं बता रही हूं मैं, डिटेल अपन कल पढ़ेंगे इसकी, है ना। परागकण ऐसा दिखता है बच्चों, ये अपना परागकण है ना। ये चारों अलग हो जाएंगे, ये चारों वापस अलग हो जाएंगे और अलग होके ऐसा बना देंगे। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, मैंने कहा ये चारों अलग नहीं रहते हैं, ऐसा बोला ना मैंने, तो हम यहाँ पे इसको अलग नहीं बनाएंगे। तो मैं आपको इस डायग्राम में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रही हूं, इन चारों को हटा के सीधा लाइन कर रही हूं, क्योंकि मैंने कहा ये अलग अलग नहीं बनते। ऐसे कर दो इसको, ठीक है। अब किसी किसी बुक में क्या लिखा है, यहीं से डायरेक्ट ये बना दिया है, यहीं से अर्धसूत्री विभाजन लिख दिया, 1 2 कुछ भी नहीं लिखा और सीधा ये बना दिया। लेकिन मेरा मकसद आपको समझाना है कि हुआ क्या है आखिरकार, ठीक है। अब इनको देखते हैं कि ये द्विगुणित है या अगुणित है। आपको पता है ये अगुणित है, ये अगुणित है, तो इसमें तो हमने कहा अर्धसूत्री में तो सेकंड वाला तो समसूत्री जैसा ही होता है, तो ये भी कैसा होगा, अगुणित, और ये भी कैसा होगा, अगुणित। ये सब आपको लिखना है, 2n n, ये भी n है, ये भी n है। इस पे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए चैप्टर नंबर 1 में हमने कुछ क्वेश्चंस किए भी है, ठीक है। ये बात समझ में आई, इसको उतारो। इसमें क्वेश्चन कैसा आता है देखो, मैं आपको बता देती हूँ। आपको एग्जाम में बोलेंगे कि अगर पीएमसी में, पीएमसी क्या है, पराग कण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, पराग कण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या अगर 16 है, ऐसा हम मान रहे हैं, क्योंकि हम किस पौधे के बारे में बात कर रहे हैं हमको नहीं पता है, हम तो जनरल बात कर रहे हैं। 16 है तो लघु बीजाणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। तो आपका दिमाग वहां पे खटकना चाहिए कि ये 2n होता है, तो अगर इसमें 16 है और ये कैसा होता है, ये n होता है, तो 16 का आधा क्या हो जाएगा, 8। ये क्वेश्चन आता है। एक और तरीके का क्वेश्चन है, वो आज मैं आपको क्वेश्चन में दूंगी। बेटा बायो के बाद ही मैथ्स चलती है ऋषभ। हाँ, अभी वीर मेरे को एडवांस में आंसर दे रहे हैं, जो मैंने उनको कल बताया था कि भाई ये चिपके हुए हैं कैलोस से, इनको अलग करने के लिए कौन आएगा, हमारा देवता टेपिटम, जिससे निकला हुआ कैलेज एंजाइम। कल की बात अपन ने कल की क्लास में बात की थी ना, तब ये 4 परागकण बनेंगे, ये 4 बनेंगे बच्चों, इस पे 4 लगा रही हूं मैं, भाई ये चारों अलग होंगे ना, तो 4 परागकण बनेंगे। ये बात भी ध्यान रखना, आपको पूछ ले कितने लघु बीजाणु बने, 4, मैंने आपको बना के बताया है, यहाँ पे 4 बनेंगे, ठीक है, और 4 परागकण बनेंगे, एक नहीं बनेगा, 4 बनेंगे। एक पीएमसी से, फिर से रिपीट कर रही हूं, बात को ध्यान से सुनना, एक पीएमसी से 4 लघु बीजाणु या 4 परागकण बनते हैं। और एक और यहाँ पे चीज है जो मैं सोच रही हूँ कि आप दिमाग लगाए तभी आपको आंसर आए, मैं बता नहीं रही हूँ, वो मैं कल बताऊंगी जब मैं अपना क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी, आज नहीं बता रही हूँ। यहाँ पे एक और चीज है, लेकिन वो मैं आप पे छोड़ रही हूँ आज के लिए। अब इसको लिखना कैसे है, ये सारी राम कहानी आपको बनानी भी है और लिखनी भी है। कैसे, जैसे मैंने बोला कि लघु बीजाणु जनन में, लघु बीजाणु उत्तक में समसूत्री विभाजन से कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे एक कोशिका का निर्माण होता है। इसे पीएमसी, एमएमसी और हिंदी चाहो तो हिंदी वाला नाम लिख सकते हो। पीएमसी में अर्धसूत्री विभाजन से एक लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण होता है, जिससे आगे जाके 4 पराग कणों का निर्माण होता है। ये लिखना है, लेकिन आपका डायग्राम बहुत कुछ बता रहा है और यही आपको नंबर दिलाएगा, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, लिखने का कुछ भी नहीं है इसमें। यहाँ की सारी चीजें समझ में आ गई। ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, ये क्या थी, अपनी एमएमसी। लघु बीजाणु समझ ही गए, ठीक है। और इसका जो बनने का प्रोसेस है, जो कि अपन ने कैसे बनाया है, अर्धसूत्री विभाजन से। अब कई बच्चों का सवाल होता है, मैम विभाजन तो आपने समसूत्री भी कराया है,
है ना। लेकिन समसूत्री विभाजन तो होता रहता है पौधों में, इसमें क्या नई बात है, इसमें कुछ नई बात थोड़ी ना है। मेन विभाजन तो अर्धसूत्री है यहाँ पे, जिसकी वजह से हमारा परागकण बना है। अगर ये नहीं होता तो परागकण या लघु बीजाणु नहीं बनता। अभी अपना मेन चीज जो मैं आपको बताने वाली थी कि हमने कहा था कि ये कैसी है, अपरिपक्व है, ये बात कही थी। लेकिन अब तो इसमें लघु बीजाणु जनन पूरा हो चुका है, तब इसके हालात कैसे होंगे, अब ये कैसे दिख रही होगी, है ना। अब ये इसमें क्या चेंजेस आए होंगे, तो उसी चेंज को अपन बनाने वाले हैं परिपक्व वाली में। ठीक है, कब का परिपक्व वाली बना रहे हैं अपन, कौन सी बना रहे हैं, अच्छा मैं 2 कर देती हूं यहां पे ताकि आपकी थोड़ी सी और क्लियरिटी हो जाए। इधर बनाती हूं परिपक्व परागकोश, और इधर मैं बनाऊंगी स्फुटन वाला। ठीक है, चलो आगे चलो। क्या हुआ, हमारा लघु बीजाणु जनन कंप्लीट हो गया। मैं यहां पे लिख रही हूं, देखो, लघु बीजाणु जनन के बाद, पहले वाली स्टेज नहीं है ये, के बाद क्या हुआ, आखिर हमारी जो परागकोश है वो कैसा दिखेगा। अब तो देखो हमारा जो परागकोश है उसमें कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं। अपना ये संयोजी उत्तक है, इसको तो पहचानते ही हो। सारी झिल्लियां मैं नहीं बना रही, मैं सीधा आ रही हूं लघु बीजाणुधानी के अंदर। ठीक है, क्या होता है लघु बीजाणुधानी के अंदर। अब जो हमारी लघु बीजाणुधानी के अंदर पहले क्या था, पहले बीजाणुजन उत्तक था, अब बीजाणुजन उत्तक नहीं है। अब यहां पे हमको दिखेंगे छोटे 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 सब जगहों पे। ठीक है, मैंने 2-3 बनाए हैं ताकि थोड़ा डायग्राम मेरा ढंग का दिखे। आप चाहो तो ज्यादा भी बना सकते हो, और मैं यहाँ पे ये डिजाइनें पूरी बना रही हूँ, लेकिन आपको पता है मैंने मेन डायग्राम यहाँ बनाया है ना, और बीच में गैप रखा है, ये गैप रखना है आपको। यहाँ पे नहीं रख रही क्योंकि बहुत बारीक जगह है, मेरा गैप रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे, इसीलिए ऐसे बना रही हूँ। ये क्या है, ये है परागकण, ये परागकण है, पोलन ग्रेन। और अब ये जो बाहर वाली चीज है जिसको अपन पहले लघु बीजाणुधानी कह रहे थे, अब लघु बीजाणुधानी नहीं कहेंगे, अब इसको क्या कहेंगे, परागकण पुटी, जिसको कल एक गर्ल मेरे को पूछ रही थी, पोलन सेक। ठीक है, पराग पुट्टी भी कह सकते हो, मैंने कण पुट्टी लिखा है, आप चाहो तो पराग पुट्टी भी कह सकते हो। ये देखो थोड़ा थोड़ा हिंदी की माया ऐसे ही चलती रहती है। पोलन सेक जो कि अपन ने उस डायग्राम में, अब इसको पोलन सेक कहना पड़ेगा क्योंकि भाई इसमें बीजाणुजन उत्तक नहीं है, अब इसमें पोलन ग्रेन है। अब ये पोलन ग्रेन अंदर कैद है, ये परिपक्व तो हो गया, मिच्योर तो हो गया, ये मिच्योर तो हो गया। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, या तो अपरिपक्व या परिपक्व, दोनों में से एक क्वेश्चन आता रहता है हमेशा डायग्राम की फॉर्म में। ठीक है, तो ये अपना हो गया अपरिपक्व। अब जब आप इसको एग्जाम में बनाओगे, तो भाई सारी आपको परतें बनाने की जरूरत नहीं है। वही जो अपना ट्रिक है, कौन सी ट्रिक, कि यहाँ पे एक लाइन बना देना और उसको लिख देना बाहरी त्वचा, फिर मध्य त्वचा, सॉरी अंतस्टिशियम, फिर मध्य त्वचा, और यहाँ पे लिख देना टेपिटम। टेपिटम लिख दो, टेपिटम तो बना ही दो, खैर टेपिटम तो चलो बना ही दो। ये लो, मैंने दूर दूर बनाई है लेकिन ये पास पास है, टेपिटम। ठीक है, पूरा ही बना देती हूँ चलो आपके लिए। और ये अपनी क्या हो जाएगी, मध्य कोशिका, बाहर मध्य परत। अब धीरे धीरे क्या होता है, ये सब खत्म होने लग जाती है, अभी खत्म होना शुरू नहीं हुई है, अब खत्म होगी। धीरे धीरे ये अपनी परतें जो है ना, ये खत्म होना शुरू हो जाती है। अंतस्थिशियम, और ये हो गई बाहरी त्वचा, बाहरी चर्म, एपिडर्मिस, बाहरी जो भी आप कहना चाहो वो। ठीक है, तो ये नाम लिख के ये आप बनाओगे। अब क्या होगा, पराग कणों को बाहर निकालना है। अब शुरू से हम यहाँ पे एक खांच बनाते हुए आ रहे हैं, ये दिख रही है आपको, ये वाली खांच।
इस खाज का क्या नाम है? इस खाज के दो नाम है, एक तो मैं यहां लिख रही हूं जिसको अपन कह रहे हैं स्फुटन खाज, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमियम। स्टोमियम, यम यम, स्टोमियम भी बोलते हैं इसको, और इसी को डेहिसेंस, डेहिसेंस नॉच भी बोलते हैं। तो सारे नाम एक ही। यहीं से अपना क्या होने वाला है, ये फूटने वाला है। अब कैसे फूटेगा? तो प्रोसेस सुन लो अपनी, ये वाली, ये करेगी ये काम। इसका कार्य बताया था कल। ये क्या करती है? आर्द्रताग्राही होती है। फिर से लिख रही हूं मैं, आर्द्रताग्राही। आर्द्रताग्राही को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक। ये हाइग्रोस्कोपिक होती है, ये बहुत सारा पानी अपने अंदर खींच लेती है, अवशोषित कर लेती है हवा में से। आप बोलोगे कहां से? नदी बह रही है क्या वहां पे? नदी नहीं, हवा में जो पानी है, जो मॉइस्चर है, उसको अवशोषित कर लेती है। अब जब कोई चीज अवशोषित होती है तो आपने एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है क्लास 11th में कि जब भी कोई कोशिका पानी अवशोषित करेगी तो वो फूलेगी। लेकिन कब तक फूलेगी? आदमी मोटा होगा, मोटा होगा, मोटा होगा, कब तक होगा? एक दिन तो ऐसा आएगा जब उसका शर्ट टाइट हो जाएगा और उसके बटन टूट जाएंगे और कपड़े फट जाएंगे। ऐसा होगा भाई। यहाँ पे भी कोशिका फूलते 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 इतनी मोटी हो जाती है, उसमें इतना प्रेशर आ जाता है कि वो टूट जाती है। यहाँ वाली कोशिका जो अंतस्त्वचा वाली होती है, और अंतस्त्वचा की कोशिकाएं सब जगह है ना? ये बात तो याद है ना भाई, अंतस्त्वचा यहाँ पे भी है ना, सब जगह है। नहीं तो बच्चे सोचेंगे मैम वहां पानी फूल रहा है, फूट ये कैसे रहा है? तो इसीलिए स्टार्टिंग में बोला कि सब जगह ये तो सारी लेयर्स है। तो भाई यहाँ पे जो अंतस्त्वचा है वो पानी अवशोषित करेगी, ये खांच वाली, और ये फूट जाएगी। अब फूटेगी तो इसमें क्या होगा? स्फुटन होगा, डेहिसेंस। और हमारा जो अब पराग कोश बनेगा वो कैसा बनेगा? स्फुटित पराग कोश। अब इसको कैसे बनाना है? अब ये सारी झिल्लियां खत्म हो जाएगी धीरे धीरे, कुछ भी नहीं रहेगा। छोटा बना रही हूं मैं थोड़ा, बनाने का तरीका देख लो भाई, फिर बोलोगे मैम हमको हार्ड लगता है डायग्राम। ये देखो, ये ऐसा बन गया, ये सब कुछ फूट जाएगा, ये दोनों बीच से चीज भी टूट जाएगी, ये भी टूट जाएगा, ये सारी पोलन से एक जैसी हो जाएगी। यहाँ पे हमारे क्या पड़े रहेंगे? पराग कण। ये देखो पराग कण आ गए हैं बीच में। ये क्या है? पराग कण है, पोलन ग्रेन। यहाँ पे भी है, मैंने 2-4 ही बनाए हैं, आप जैसी जिसकी श्रद्धा। अब देखो ये क्या हुआ, यहां से ये बीच से फूट गई तो ये सब एक हो गया, ये सब एक हो गया। झिल्लियों का क्या हुआ? जो परतें थी उनका क्या हुआ? देखो सिर्फ एक तो अपनी बाहरी त्वचा, एक तो अपनी बाहरी त्वचा बचेगी यहाँ पे, जो मैं यहाँ पे बना रही हूं, थोड़ी सी डिजाइन वाली बना रही हूं, आप थोड़ा पेशेंटली बनाना, ठीक है? एक तो बाहरी त्वचा बच जाएगी और एक अपनी बच जाती है एंडोथीशियम, अपनी एंडोथीशियम बचेगी। बाकी मध्य त्वचा और ये सब खत्म हो जाएगी, बाकी सारी मध्य त्वचा है ना। लिख दूं यहाँ पे, ये हो गई अपनी अधिचर्म यानी कि बाहरी त्वचा, उसी को मैं अधिचर्म लिख रही हूं, और अंदर अपनी हो गई अंतस्थीशियम। ठीक है, मध्य त्वचा खत्म, सब कुछ खत्म, और पोलन ग्रेन बाहर आ जाएंगे, ये हवा में चले जाएंगे। अब जैसे इनको फिर आगे जाना है वो बात अपन आगे करेंगे जब अपना टॉपिक आएगा। अपने परागकण बन गए हैं, लेकिन परागकण क्या है? अभी भी नरयुग्मक नहीं है, हीरो नहीं बना है अपना, हीरो भी नहीं बना है। नरयुग्मक कहाँ बना? परागकण से नरयुग्मक बनेगा। परागकण तो क्या है? परागकण तो क्या है? नर युग्मकोद्भिद है, ठीक है? तो वो बात ध्यान रखना। अब यहाँ पे कोशिकाएं बना दो अगर बनाना चाहते हो तो, बीच बीच में इस तरीके से, है ना। वो थोड़ा सा आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे क्योंकि मैं इतनी डिजाइन भरूंगी नहीं अभी,
सेम आप यहाँ पे सब जगह भर देना। और डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया है, ये वाला एनसीईआरटी का। आ जाओ एनसीईआरटी के डायग्राम पे, ये रहा, ये देखो, ठीक है। ये अपने पोलन ग्रेन है, यहाँ पे परागकण लिखा हुआ है। बाकी कोई लेबलिंग एनसीईआरटी में की हुई नहीं है, लेकिन अपन तो करेंगे, क्योंकि अपन बार बार थोड़ी बना रहे हैं। अपन तो जब एग्जाम में बनाएंगे तो एक ही बार बनाएंगे, तो अपन को फिर यहाँ पे बाहरी त्वचा, अंतस्थिशियम, मध्य त्वचा भले ही आप मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। ये रहा आपका, ये कौन सी है, ये जो एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, ये कैसा है, स्फुटन वाला है। मैंने परिपक्व लिख दिया है यहाँ पे, कंफ्यूज हो जाओगे आप, लेकिन एनसीईआरटी ने परिपक्व का दिया ही नहीं है, सीधा स्फुटन दिया है, स्फुटन परागकोश। हाँ, अब मेरी बात सुनो, कई जगह पे मैंने देखा कि जब परिपक्व परागकोश का चित्र बनाने के लिए कहते हैं तो वहां पे ये भी बना हुआ है। तो भाई सिंपल सी बात है, भाई परिपक्व होगा तभी तो स्फुटन होगा, परिपक्व तो हो चुका है। तो कई बुक्स क्या करती है, परिपक्व वाले में ये वाला भी बना देती है, लेकिन मेरे हिसाब से वो वाला बनाना है आपको और ये स्फुटन में बनाना है, ठीक है। ये देखो, ये ओरिजिनल डायग्राम है, स्लाइड है ये। आपको एग्जाम में जो स्पॉटिंग होती है भाई, उसमें पहचानना पड़ता है। ये स्फुटन है, देखो टूटा हुआ है इसका यहां से, और पोलन ग्रेन बन गए हैं। ये आपकी पोलन सेक है, ठीक बच्चों, इतनी बात समझ में आई है। अब आते हैं अपन परागकण पे, जो अपन पढ़ेंगे नहीं। ये ओरिजिनल फोटो है परागकण का, माइक्रोस्कोप के अंदर का। ये आपके 45x का है शायद, और ये शायद 15 ऐड करके मैंने कुछ किया था तब का है। तो भाई ये आपके काले जो दिख रहे हैं ये परागकण है। इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल भी कराऊंगी जब अपना वो अंकुरण वाला टॉपिक आएगा तब। ये पोलन ग्रेन है, ठीक है। ये ओरिजिनल फोटो है पोलन ग्रेन का। हाई पावर पे हमको वैसा दिखता है, लेकिन ये अपना सिंपल जो स्कूल में माइक्रोस्कोप होता है उसमें आपको ऐसे ही दिखेंगे, वो डायग्राम जैसा नहीं दिखेगा, क्योंकि डायग्राम तो भाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बनाया जाता है, ठीक है। अब परागकण क्या है, तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि परागकण नर युग्मकोद्भिद है। ये बात आपको कभी नहीं भूलनी है, नर युग्मकोद्भिद है, ठीक है। कितने परागकण बने हैं, 4 परागकण। और इसकी जो संरचना है वो अपन कल पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ पाएंगे संरचना कल, क्योंकि आज मेरे को आपको एक क्वेश्चन भी समझाना है और एक क्वेश्चन भी देना है। ये कल पढ़ेंगे अपन। ये वाली बात आप याद रखेंगे। कैसा है ये, अगुणित है।